राधा ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से राजा के वचन के अनुसार बहुत सारा चावल पाकर अपने गोदाम में भर लिया था। उसने उसी गोदाम से गांव वालों को आवश्यकता अनुसार चावल बांटे। इस प्रकार से गांव वालों की सूखाग्रस्त स्थिति में बहुत बड़ी मदद हो गई। सभी गांव वाले राधा की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे थे। एक बार गांव में पहले चने और अरहर की फसल बहुत अच्छी हुई थी। राधा ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, आप सभी जन अपने अपने घरों से 10-10 मुट्ठी चने और अरहर लाकर मुझे दे दीजिए। आप लोगों का श्रमदान भी मुझे चाहिए। जहाँ चाप वहाँ राह है। राधा की अगुवाई में कई नए खेत बनवाए गए और सभी खेतों की जुताई होने लगी। इसके बाद चने और अरहर की बोवाई होने लगी। सभी लोगों ने लगन और मेहनत के साथ कार्य किया। सबकी मेहनत रंग लाई। चारों तरफ चने और अरहर की फसल लहलहाई। इसके बाद जहाँ खेती नहीं हो सकती थी, वहाँ फलों के बहुत सारे पौधे लगवाए गए। राधा बिटिया, तुमने सबको एक सूत्र में बांधकर सही राह दिखाई। फसल बहुत ही अच्छी हुई है। चाचा, आप लोगों के सहयोग का नतीजा है। बेटा, एक बात पूछनी थी कि तुमने चने और अरहर की खेती ही क्यों करवाई? चाचा जी, आप तो जानते हैं कि चना एक ऐसा अन्न है जिससे कई खाने के पदार्थ बनते हैं। इसे भिगोकर भी खाया जा सकता है। चने और अरहर की फसल को बड़ा करने के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती। अरहर की दाल में प्रोटीन मिलता है। चने में हमें बड़ी शक्ति मिलती है। फल भी बहुत लाभदायक होते हैं। गांव के सभी लोगों ने बड़ी मात्रा में चने और अरहर को अपने घर में रख लिया। उन्हें राजा की तरफ से भी सहयोग मिलने लगा था। नदी से नहर द्वारा सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध कराए गए। सही दिशा में किया गया श्रम अत्यंत लाभदायक होता है। इसके बाद राधा ने सभी लोगों की मदद से गेहूं और चावल भी उगाए। एक दूसरे के सहयोग से लोगों ने बहुत सारे अन्न उपजाए। कुछ वर्षों के बाद फलों के लगाए हुए पौधों में फल भी आने लगे। समयानुसार सब्जी की भी खेती की गई। सभी लोग अन्न, फल और सब्जियों का भी आनंद लेने लगे। इतना बड़ा गांव एक आदर्श गांव बन गया। आसपास के सारे गांव भी उसका अनुसरण करने लगे। पूरा राज्य सुखी और समृद्ध बन गया था। एक बार फिर अकाल पड़ा। उस समय यही चने और अरहर की दाल और फल सबके काम में आए। इसी कारण से भुखमरी की नौबत ही नहीं आई। राजा ने राधा को अपने दरबार में बुलवाया। राधा बिटिया, तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई से इस भयंकर अकाल के समय में भी आज मेरी प्रजा के पास खाने की कमी नहीं हो पाई। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धिमानी के बल पर ही तुमने 10 चावल के दाने से चावल का बड़ा भंडार बना लिया था। उसी समय तुमने मेरी आंखें खोल दी थी। मैं आज भी अपने वचन के अनुसार तुम्हारे चावल का कर्जदार हूँ। हे राजन, आप हमारे राजा हैं, पूरे न्याय के मालिक हैं। आपके ऊपर मेरा कोई कर्जा नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें इनाम के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी देना चाहता हूँ। हुजूर, आज्ञा दीजिए। राजा ने राधा को 100 सोने की अशर्फियों का उपहार देते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त करता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। राधा ने समय समय पर कई कीमती सलाह देकर पूरे राज्य में बहुत सारे उन्नतशील परिवर्तन लाए। वह राज्य एक समृद्धशाली राज्य बन गया। पड़ोस के राजा को जब इस बात की खबर मिली, तब वे इनके राज्य पर चढ़ाई करने की योजना बनाने लगा। राजा को इस बात की भनक मिल गई और उसने राधा को सारी बात बताई। राधा, क्या हमें युद्ध करना चाहिए या इसका और कोई समाधान है? हुजूर, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। दोनों ही सेना के कई सैनिक मारे जाते हैं और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप चिंता ना करिए, मैं एक सही राह निकालने का पूरा प्रयास करूंगी। यदि आप आज्ञा दे तो मैं पड़ोसी राजा से मिलना चाहूंगी। अच्छी बात है। युद्ध के बिना यदि कोई समाधान निकलता है तो वे सर्वोत्तम होगा। तुम जाकर उनसे मिल सकती हो। राधा एक दूत बनकर पड़ोसी राजा के दरबार में पहुंच गई। महाराज की जय हो।
बोलो बालिके, तुम्हें क्या करना है? मैं आपके पड़ोसी राज्य से आई हूँ। आप जिस युद्ध की योजना बना रहे हैं उससे दोनों ही राज्य को नुकसान होगा। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। आप परम बुद्धिमान हैं। मेरी इच्छा है कि आपका भी राज्य हमारी राज्य की तरह फले और फूले। हमारे राज्य में हरित क्रांति आ गई है। हम किसी भी बाढ़ या अकाल का सामना करने में सक्षम हो गए हैं। यदि आप चाहें तो आपका भी राज्य अधिक समृद्धशाली बन सकता है। हमारे राजा की भी यही इच्छा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमें क्या करना होगा? मेरे पास योजना तैयार है। आपके राज्य की प्रजा की लगन और मेहनत की जरूरत है। यदि सब एकजुट होकर लगन और मेहनत से सही दिशा में काम करेंगे तो आपका राज्य बहुत समृद्धशाली बन जाएगा। राजा बड़े ही सुंदर ढंग से पूरी योजना के बारे में पड़ोसी राजा को समझाने लगी। सारी योजना को सुनने के बाद पड़ोसी राजा बहुत प्रसन्न हो गया। मैं इस योजना को अवश्य कार्यान्वित करूंगा। पड़ोसी राजा ने भी अपने राज्य में सभी अन्न और सब्जी की खेती करवाई। फलों के बाग लगाए गए। उनका राज्य एक समृद्धशाली बन गया। पड़ोसी राजा ने राधा को बहुत सारा इनाम दिया और अपने पड़ोसी राजा को मित्र बनाया। सीख: सूझबूझ और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। घमंडी राजा। बहुत पुरानी बात है। देवगढ़ राज्य में राजा मनोहर सिंह राज करते थे। राजा के पास बहुत धन दौलत थी। उनकी रानी दमयंती बहुत खूबसूरत और बुद्धिमती थी। राजा सोचते थे उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। वो चाहे तो धन की बदौलत सब कुछ प्राप्त कर सकते थे। उनको अपने धन वैभव का बहुत घमंड था, परंतु उनकी एक आदत बहुत अच्छी थी कि राजा मनोहर सिंह सुबह सुबह ही दरबार लगाने से पहले गरीबों को दान दिया करते थे। 50 लोगों को दान देने के बाद राजा दरबार में चले जाते थे। राजा को इस बात का भी बहुत घमंड था कि उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। इस वजह से उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता। रानी दमयंती उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। वो अक्सर राजा को इस बात के लिए समझाती थी कि किसी भी चीज का ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं है। अहंकार तो रावण का भी टूट गया। हम जो भी कार्य करते हैं वो इस भाव से करना चाहिए कि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। सब कुछ खरीदा जा सकता है पर मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। मेरे पास इतनी दौलत है कि दोनों हाथों से लुटाऊंगा तब भी हमारी 7 पुश्तों को कमी नहीं होगी और शांति तो पैसे से ही होती है। एक बार इस बात की चर्चा हो रही थी। उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, जिस व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है वो उसके नसीब से मिलता है। अगर उसका नसीब खराब है तो सोना भी उसके हाथ में आकर मिट्टी बन जाएगा। राजा को बहुत क्रोध आया पर वो बोले कुछ नहीं। रानी दमयंती ने कहा, महाराज, आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आजमा कर देख ले। एक बार सबको दान देने के बाद उनके दरबार में एक भिक्षुक आया। राजा ने उसको दूसरे दिन का प्रतीक्षा करने को कहा। उसने कहा, महाराज, मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरे बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे हैं। लेकिन राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसी रात आधी रात के समय भेष बदलकर पूरे राज्य की परिक्रमा करने निकल गए। किसी घर से लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर कान लगाकर सुनने लगे। एक ब्राह्मणी अपने पति से कह रही थी कि अरे, तुम एक बार राजा से जाकर अपने लिए कुछ मांग कर क्यों नहीं लाते? बच्चों को मैं क्या खिलाऊं? 3 दिन से घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। अरे, मैं तो रोज ही जाता हूँ, पर मेरी बारी आते आते 50 लोग पूरे हो जाते हैं। उसके बाद राजा उठ जाते हैं। यह सुनकर राजा वहाँ से ही अपने महल वापस चले गए। ब्राह्मणी बोली, तो आज तुम रात को ही चले जाना, तब तो तुम्हारी बारी आ जाएगी ना? हाँ ठीक है, आज मैं रात को ही जाकर बैठ जाता हूँ। दूसरे दिन जब राजा दान देने आए तो उन्होंने कहा, आज पीछे से दान देना शुरू करता हूँ। राजा ने सोचा आज जरूर उस ब्राह्मण की बारी आ जाएगी। 50 लोगों को दान देने के बाद जब राजा मनोहर सिंह फिर उसी घर के सामने गए तब वहाँ बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। ब्राह्मणी बच्चों को डांट रही थी।
वो कह रही थी कि कल मैं अन्य किसी राज्य से भीख मांग कर लाऊंगी, तब जाकर तुम लोगों को भरपेट भोजन करवाऊंगी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, उनसे रहा नहीं गया। वो घर का दरवाजा खटखटाकर अंदर चले गए। वहाँ गरीबी का ऐसा भयानक रूप देखकर उन्हें खुद से घृणा हो गई। उनके पूछने पर मालूम हुआ कि आज ब्राह्मण रात से ही दान लेने के लिए सबसे आगे खड़ा था। फिर भी उसकी बारी आते आते 50 लोग पूरे हो गए, क्योंकि राजा ने आज पीछे से दान देना शुरू किया था। राजा मनोहर सिंह ने मन ही मन सोचा कि उसी की वजह से तो उन्होंने ये सब किया था। वो चुपचाप वहाँ से चले गए। राजा सोचने लगे कि किस तरह उस परिवार की मदद करे। दूसरे दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और उसे एक बड़े से टोकरी में बहुत सारे फल और मिठाइयाँ और एक पोटली में कुछ सोने के सिक्के डालकर दे दिए। राजा बहुत प्रसन्न थे कि आज उस ब्राह्मण के बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। उस रात जब उस घर के सामने से निकले, तब यह जानने के लिए खुद ब खुद उनके कदम उसके घर के सामने रुक गए। आज भी बच्चों के बिलखने की आवाज आ रही थी। जब घर के अंदर गए तो ब्राह्मण एक टूटी फूटी चारपाई पर लेटा कराह रहा था। पूछने पर मालूम हुआ कि राजा ने उसको फलों और मिठाइयों का बड़ा सा टोकरा दिया था, पर घर की तरफ आते समय 2-3 लुटेरों ने उनको धक्का देकर गिरा दिया। सारे फल, मिठाइयाँ एवं पोटली भी लेकर भाग गए। ब्राह्मण किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर घर पहुँचा। राजा मनोहर सिंह चुपचाप वहाँ से निकल गए। अपने महल में आने के बाद रानी को बुलाया और कहा, रानी दमयंती, आज मैं हार गया। तुम्हारी बात बिल्कुल सच साबित हुई। रानी दमयंती ने कहा, स्वामी, मेरा मकसद आपको पराजित करना नहीं था, सिर्फ ये बताना था कि हमें जो कुछ मिला है वो हमारे कर्मों का फल है। घमंड करके अपने कर्म बिगाड़ने का कोई औचित्य नहीं है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लालच और घृणा, ये सारी चीजें हमारे कर्म को दूषित करता है। ये सारी चीजें हमारे कर्म को दूषित करती है। राजा को रानी की बात समझ में आ गई थी। उन्होंने उस दिन से घमंड करना छोड़ दिया।